वेलकम बैक। आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेस। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी जितनी नई वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। पिछली वीडियो में हम लोगों ने भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में ऊर्जा का संरक्षण, आवेश का क्वांटीकरण और इससे संबंधित आंकिक प्रश्न पढ़े थे। आंकिक प्रश्न पढ़े थे। ये पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। ऊर्जा का संरक्षण, क्वांटीकरण और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़े थे। मैंने लास्ट में आपको न्यूमेरिकल बताया था कि एक कप जल है, उसमें कितने धन और कितने ऋण आयन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन में मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। जैसे उस दिन मैंने आपको बताया था कि एक कप जल में कितने धन और कितने ऋण आयन होते हैं, जबकि कंडीशन ये अप्लाई थी कि उसमें जल की मात्रा 250 ग्राम है। ये कंडीशन उस दिन अप्लाई थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर 250 ग्राम के स्थान पर 250 ml आयतन की बात करें तो क्वेश्चन क्या होगा। यानी कि उस दिन मैंने सीधे आपको द्रव्यमान की बात करके डायरेक्ट वैल्यू निकलवा दिया था। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर 250 ग्राम के स्थान पर 250 ml आयतन की बात करें तो क्या होगा। यानी क्वेश्चन पूछे कि 250 ml आयतन के कप में जल में कितने धन या ऋण आयन होते हैं। आयन होते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं आपका ज्यादा समय नहीं खराब करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ये एनसीईआरटी पैटर्न से लिया गया क्वेश्चन है। ये सभी बोर्डों में पूछा जाता है। एकेडमिक दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव लेवल। कंपटीशन में इस प्रकार क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए बताते हैं कि जब क्वेश्चन में बात करेगा 250 ml आयतन की तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको मैं दो बातें बता दूं कि 1 ml यानी कि 1 मिलीलीटर का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कक्षा 11 जिसमें मैं पहला चैप्टर भौतिक जगत और दूसरा चैप्टर है प्रतिशत त्रुटि, वहां पर मैंने समात्रक मापन में इन सब के बारे में बताया है और बहुत ही जल्दी कक्षा 11 की वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो आप हमारा ये वीडियो वहां देख सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 गुणे 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो आइए देखते हैं। आप बिल्कुल यहाँ पर देख रहे हैं कि 200 ml आयतन की बात कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। और आप जानते हैं कि जो जल का घनत्व होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, जल का घनत्व, वो D बराबर होता है आपका 1 गुणे 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमें इसे सीजीएस में बदलना है, तो ये हो जाएगा 10⁻³ किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। जबकि आप जानते हैं 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर क्यूब में 10⁻² का होल क्यूब और एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। 10⁻³ और 3 6, 2 3 6, ये हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जो डेंसिटी आ जाएगी वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा होगा। अब हम क्या करेंगे, यहां से द्रव्यमान निकालेंगे। आपको पता है जल का हमें द्रव्यमान निकालना है। जल का द्रव्यमान बराबर होता है आयतन, यानी कि जिसमें रखा हुआ है,
इंटू घनत्व, यानी कि उसकी संख्या कितनी है पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि प्रति एकांक आयतन में। तो जल का द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। आयतन के स्थान पर आप रखेंगे 1 सेंटीमीटर, सॉरी आयतन के स्थान पर आप रखेंगे 250 ml और घनत्व के स्थान पर रखेंगे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ml को बदल लेंगे तो 250 गुणे 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 250 ग्राम। ये आपका इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि वो 250 ग्राम यानी कि क्वांटिटी ना देकर वॉल्यूम पर बात करे, यानी कि आयतन पर बात करे, तो हमें आयतन को इस प्रकार से ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। बाकी ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में लगाया था, आप उस वीडियो को देखेंगे जिससे आप ये क्वेश्चन को दोबारा लगा सकें। ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका न्यूमेरिकल पोर्शन उतना बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन केवल प्रैक्टिस के बेस पर ही चलता है। तो मैं आगे छोड़ रहा हूं आप पर, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, अगर आप इसके आगे क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखें, मैं अगली वीडियो में ये क्वेश्चन लगवा दूंगा। ये आपका SW है, इसे आप घर पे करेंगे। बिगाड़े देता हूं। हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जिसके लिए आज हम वीडियो बना रहे हैं, उसका नाम है कूलॉम्स लॉ। वो मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन का टाइप आपको बता दूं। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये समझ लीजिए कि पहले चैप्टर का ही ये पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि कूलॉम के नियम को जानने से पहले मैंने आवेश के बारे में आपको बताया था, कि जब तक आपको आवेश के बारे में नहीं पता होगा आप कूलॉम के बारे में कुछ नहीं जान सकते। कि कूलॉम खुद एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने आवेशों के बीच, चाहे आवेश एक प्रकार के हों चाहे आवेश भिन्न भिन्न हो, उनके बीच लगने वाले बल के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था कि दो चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिए जाए, यदि वो एक समान प्रकृति के हों, और यदि वो अलग अलग प्रकृति के हों, असमान प्रकृति के हों, तो उन पर कौन सा बल कार्य करता है। इन्होंने इस प्रकार के एक बल का अध्ययन किया था जो वैद्युत आवेश से संबंधित था, उसको उन्होंने अपने नाम से दिया कूलॉम का नियम। ये साइंटिस्ट फ्रांस के निवासी थे और ये डिस्कवरी इन्होंने 1785 ईस्वी में की थी। यानी कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता था, या पहली वस्तु को जब दूसरी कंडक्ट वस्तु के बीच में कंडक्ट कराया जाता था, यानी कि दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में किया जाता था, तो आखिर उन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा फोर्स कार्य करता था। और फोर्स तो जरूर कार्य करता था, मैंने आपको पहले बता दिया था कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण फोर्स के द्वारा ही संभव है। यानी कि एक वस्तु दूसरी वस्तु में तब जा सकती है जब उसको धक्का लगाया जाए। अगर वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है तो वो हो सकता हो आपका आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स, और अगर वो एक दूसरे को दूर भगाती है, रिपल करती है, तो भी उसके बीच में एक फोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिकर्षण बल, यानी कि रिपल्सिव फोर्स। तो आप समझ गए होंगे सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक, यानी कि फ्रांस के वैज्ञानिक, फ्रांसीसी वैज्ञानिक जिनका नाम था कूलॉम, COULOM, इन्होंने दो आवेशित वस्तुओं के
मध्य कार्यरत बल के बारे में अध्ययन किया था। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कुलाम ने दो आवेशित वस्तु के मध्य कार्यरत बल के बारे में अध्ययन किया था। उन्होंने ये देखा था कि यदि दो आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती हैं तो उनके बीच में कार्यरत फोर्स यानी कि बल अट्रैक्टिव बल होगा, फोर्स होगा यानी कि आकर्षण बल, और अगर वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देती हैं तो वो एक दूसरे के मध्य प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे। यानी कि यहाँ पर हम आपको एक फिगर दिखाएं तो ये दो चार्जेस हैं और ये आपका दूसरा चार्जेस है जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, जिसका डिस्टेंस मैंने कितना दिखा दिया r। ये आपका A बिंदु है और ये आपका B बिंदु है। बिल्कुल ध्यान देते चलिएगा। ये आपका इसका पहला चार्ज इसको आप QA कहेंगे और ये दूसरा चार्ज इसको QB कहेंगे, यानी कि Q1 Q2 भी आप कह सकते हैं, केवल आपको नाम नहीं देना है। ये आपका पहला चार्ज है और ये आपका दूसरा चार्ज है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे, रिलैक्स होकर पढ़ेंगे। यानी कि ये पहला चार्ज Q1 और ये दूसरा चार्ज Q2 जो दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। अब हमें ये देखना है कि जो इनके मध्य में बल कार्य कर रहा है, चाहे वो आकर्षित हो चाहे वो प्रतिकर्षित हो, वो तो डिपेंड करेगा आवेश के चिन्ह पर। तो हमें ये देखना है कि जो बल कार्य करेगा वो किस पर डिपेंड करेगा। अगर फर्स्ट नंबर बताऊं तो F is directly proportional to the product of charges Q1 Q2। बिल्कुल ध्यान से देखना, F directly proportional of product of charges, यानी कि जो बल है वो चार्जों के गुणनफल के अनुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि चार्ज तभी बढ़ेगा जब फोर्स बढ़ेगा। दो वस्तुओं को आप ले लीजिए, उनको रगड़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप हल्का हल्का रगड़ेंगे तो वस्तुएं हल्की हल्की चार्ज होंगी और अगर आप तेजी से रगड़ेंगे तो वस्तुएं तेजी से चार्ज होंगी। यानी कि जो चार्ज है वो डिपेंड करता है फोर्स पर। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। और जबकि दूसरी बात जो आपको बताई गई थी इसमें, F डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि ये बताया गया था, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बताया गया था कि जो फोर्स है वो दोनों चार्जेस की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि दूरी बढ़ेगी फोर्स घटेगा नहीं, दूरी जितनी ज्यादा बढ़ेगी फोर्स उतना ज्यादा घटेगा। अगर दूरी बहुत कम घटती है तो फोर्स पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट तब पड़ेगा जब दूरी का परिवर्तन ज्यादा से ज्यादा किया जाए, यानी कि जितनी ज्यादा दूरी बदलेगी फोर्स में उतनी जल्दी परिवर्तन आएगा। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं, जैसे एक रॉड ले लीजिए और रॉड के साइड में दो गोल गोल पहिए लगा दीजिए, उनके बीच में डिस्टेंस कवर कर दीजिए। अब आपसे कहा जाए रॉड को उठाइए, जब डिस्टेंस ज्यादा होती है तो रॉड को आप आसानी से उठा लेते हैं। अब बिल्कुल हल्की सी दूरी का परिवर्तन कर दिया जाए तो क्या आपके द्वारा लगाए गए फोर्स, अब परिवर्तन करने से पहले आपके द्वारा लगाए गए फोर्स में क्या आप कुछ कमी का परिवर्तन या कमी को महसूस करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने बहुत कम दूरी का परिवर्तन किया है। और अगर आप उसके बीच की दूरी ज्यादा से ज्यादा कम कर देंगे तो अब उस रॉड को उठाने के लिए आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। यानी कि जितनी ज्यादा दूरी कम होगी हमें उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जितनी ज्यादा दूरी हम बढ़ाएंगे हमें उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर दो टंकी लगा दी जाए और यहाँ पर दो मग रख दिए हैं, एक मग इससे ज्यादा दूरी पर, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दोनों टंकियां बिल्कुल एक समान आयतन की है। यानी कि यहां से जो पानी निकलने का सिचुएशन है
और दूसरी टंकी में पानी का जो सिचुएशन है वो बिल्कुल एक समान है। जो दो हमने मग लिए हैं वो एक समान आयतन के हैं, बस परिवर्तन किसका है, डिस्टेंस का। पहले का डिस्टेंस r1, दूसरे का डिस्टेंस r2। आपसे कहा जाए कि दोनों में जो आपने बर्तन लिया है वो पहले किस में भरेगा, तो आप खुद ही देख रहे हैं जो टंकी है वो इस आयतन वाले बर्तन पर फोर्स लगा रही है, तो ये वाली टंकी भी इसी आयतन वाले बर्तन पर फोर्स लगाएगी। लेकिन आपने देखा कि जो बर्तन दूसरे बर्तन के कंपेयर में ज्यादा ऊपर है वो पहले भरेगा। क्यों? क्योंकि उसके बीच की दूरी कम है तो फोर्स उसको ज्यादा महसूस होगा। जबकि दूसरा बर्तन पहले के कंपेयर में ज्यादा दूरी पर है तो उसके बीच की दूरी ज्यादा है, इसलिए उसे फोर्स कम महसूस होगा। जबकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि दोनों से पानी निकलने की दर और बर्तन के आयतन एक समान लिए गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि दूरी अगर बहुत कम परिवर्तन करते तो बहुत आराम से दोनों भर जाते। इनके बीच में ये पता लगाना बहुत कठिन होता कि फोर्स किस में ज्यादा था। जब दूरी का ज्यादा परिवर्तन करते हैं तब हमको पता चलता है कि किसमें फोर्स का ज्यादा फीलिंग हो रहा है और किसमें फोर्स का कम फीलिंग हो रहा है। तो यानी कि जब इसके बीच की दूरी कम है, बहुत कम है, तब इससे ज्यादा फोर्स का अनुभव हो रहा है, जल्दी भरेगा। और इसके बीच की दूरी ज्यादा है तो इससे कम फोर्स का अनुभव हो रहा है, ये देर से भरेगा। ये चाहता है कि फोर्स और बढ़ा दिया जाए, यानी कि दूरी बढ़ी फोर्स घटा। और यहां पर कह रहा है कि इसकी तुलना में फोर्स को कम कर दिया जाए, यानी कि दूरी घटी फोर्स बढ़ा। तो आपको ध्यान रखना है कि जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ज्यादा फोर्स बढ़ेगा, यानी कि जितनी ज्यादा दूरी बढ़ेगी फोर्स घटेगा। इनवर्स प्रोपोर्शनल है, मैंने आपको पहले बता दिया वहां पर। और जितनी दूरी घटेगी ज्यादा से ज्यादा फोर्स उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, ऐसा आपको महसूस होगा। तो F डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि दोनों चार्जेस के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दोनों समीकरणों को मिला लिया जाए, दोनों समीकरण को इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से अगर इनका कंपेयरिंग किया जाए तो F जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो ऊपर लिखा जाएगा, जो इनवर्स प्रोपोर्शनल है वो नीचे लिखा जाएगा। ये जो आपको रिलेशन दिखाई दे रहा है इसको हम कूलॉम्स रिलेशन कहते हैं, यानी कि कूलॉम का संबंध कहते हैं। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसको हम लोग कहते हैं कूलॉम्स रिलेशन, कूलॉम का संबंध। अब यहां से ये हटाएंगे, कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इस कांस्टेंट को हम लोग किससे लिखते हैं, स्मॉल k से, यानी कि F इक्वल टू स्मॉल k Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यानी कि जो आपने ये कांस्टेंट देखा, ये कांस्टेंट इसको स्मॉल k से लिखते हैं, इसको कूलॉम्स कांस्टेंट कहते हैं। वन अपॉन 4 पाई कांस्टेंट वैल्यू है, और जो एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं निर्वात की वैद्युत शीलता। एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी कि इसका मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम मतलब निर्वात की वैद्युतशीलता। इससे ये पता चलता है कि जो हमारे चार्जेस हैं वो किसी माध्यम में ना रखकर उन्हें हम निर्वात में रखे हुए हैं, वायु में रखे हुए हैं। और निर्वात में रखे हुए हैं, वैद्युतशीलता का मतलब जिसके अंदर वैद्युत का गुण हो, जो वैद्युत को धारण कर ले, परमिटिविटी। तो इन आवेशों ने जब इनको चार्ज किया जाता है तो ये आवेश विद्युत को धारण कर लेते हैं, जिसके बीच में ये एक कांस्टेंट आता है जो दिखाता है कि दोनों चार्जों के बीच में वैद्युत का गुण अवेलेबल है, मौजूद है। इसी को हम लोग एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, यही कांस्टेंट होता है। इसको बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता।
आप याद रखेंगे यहाँ पर जो हमने वर्क किया है, ये वर्क हमने किसमें किया है, निर्वात में, यानी कि आवेशों के मध्य क्या है, आवेशों को निर्वात में रखा गया है, अभी हम आगे चल के आपको बताएंगे चलकर कि यदि आवेशों को निर्वात से हटाकर किसी माध्यम में रख दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके लिए हमें एक परिभाषा पढ़नी पड़ेगी, परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आपने देखा कि इन दोनों को मिलाने पर जो हमें रिलेशन मिलता है उसको कूलम्ब्स रिलेशन कहते हैं। जब हटाते हैं कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको स्मॉल के से लिखते हैं, इसको कूलम्ब्स कांस्टेंट कहते हैं, कूलम्ब का नियतांक। ये पूछा जाता है कि कूलम्ब का नियतांक क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग कूलम्ब्स कांस्टेंट कहेंगे। और एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात इसलिए क्योंकि आवेशों को निर्वात में रखा गया है खाली स्थान पर। तो आइए आगे देखते हैं, और ये हमें यहाँ पर एक फार्मूला मिल जाएगा, F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, K का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, ये इसका मान होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, यानी कि यहां से अगर वैल्यू निकाल लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, तो जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो बराबर हो जाएगा F बटे का R स्क्वायर इंटू और बटे Q1 Q2। तो F बराबर हो जाएगा, F का मतलब न्यूटन, R का मतलब मीटर, तो R स्क्वायर बराबर मीटर स्क्वायर। एक कूलम्ब का मतलब चार्ज का मतलब कूलम्ब, दूसरे का मतलब कूलम्ब, तो कूलम्ब स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हम आपको बताएंगे आगे चलकर कि यदि आवेशों को माध्यम में रख दिया जाए तो क्या प्रभाव होता है। ये हमने निर्वात में रखा है, आप अगर चाहें तो इसके सफिक्स में ए लगा सकते हैं। ए का मतलब होता है एयर, वैक्यूम, एयर में रखना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फिलहाल गलत तब भी नहीं है, गलत अभी भी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपने समझा होगा कूलम्ब का नियम किसे कहते हैं। कूलम्ब जी ने क्या बताया था, दो आवेशों के मध्य कार्यरत प्रतिकर्षण या आकर्षण बल के बारे में। अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, इसका मान कैसे होता है, इसका मान कितना होता है और जितना होता है उसे हम कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। अगला टॉपिक है वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। हमें एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है। वी नो दैट हम जानते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 गुणे 10 की पावर 9, यानी कि मात्रक होता था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहां से वैल्यू हमें निकालना है एप्सिलॉन नॉट का, तो एप्सिलॉन नॉट को हम उधर भेज देंगे, तो 1/4 पाई इंटू 9 गुणे 10 की पावर 9 और बराबर कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जैसे ये बटे में जाएगा तो इसका यूनिट चेंज जाएगा। एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई 9 गुणे 10 की पावर 9, तो ये हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो आइए मान पुट करते हैं। 4 पाई के स्थान पर 3.14, 9 10 की पावर 9 को ऊपर भेज देंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। यहां से ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 आपको संख्याएं दिख रही हैं, तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेगा, इसको कैंसिल करेंगे, 4 एकम 4 और 25 चक्कू 100, तो यानी कि हो जाएगा 25 गुणे 10 की पावर -9 बटे में आएंगे तो 9 गुणे 314। देखो ध्यान से देखते चलिएगा। अब आपको करना क्या है, यहां से 25 किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकता है, तो 9 को सीधे गुणा करेंगे, 9 चौक 36 और 9 एकम 9 3 12, 9 3 27 और 1 28,
इसको भाग करेंगे 25 से 0.0। आपने देखा 250 2826 से छोटा है तो फिर एक जीरो बढ़ाएंगे। अभी आपने देखा कि 2500 2826 से छोटा है तो फिर एक जीरो बढ़ाएंगे और जीरो। 25,000 2826 से बड़ा है, इसको हम डिवाइड करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको यहाँ पर डिवाइड करना है। तो 25 यानी कि 250 है, तो 9 8 72, 9 दूना 18, 18 और 7 25, ज्यादा हो जाएगा 252। तो इसको 8 बार काटेंगे, 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 4 22, 8 टाई 64, 2 66, 8 दूनी 16 और 6 22। एक बार आप फिर देख लेना, 8 छंग 48, हाँ से 4 8 दूनी 16, 4 22, 8 टाई 64 तो 66, 8 दूनी 16 6 22, 10 से 8 गया 2, 9 से 2 गया 7 और 9 से 6 गया 3 और 4 से 2 गया 2। यहाँ पर जीरो बढ़ा देंगे। अभी आपने देखा था इसको हमने भाग किया था 8 से तो आया था 22,628। अगली बार फिर 8 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 22,628। 10 से 8 गया 2, 11 से 2 गया 9, 6 से 6 जीरो और आपका 3 से 2 गया 1, जीरो हो जाएगा। कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। अगली बार जब इसको हम भाग करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे और ये 5 से आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो जो हमारा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आएगा वो 0.00885 इंटू 10⁻⁹। आपको मैंने रूल बताया था कि डेसिमल अगर आगे से पीछे की तरफ चलेंगे तो भाग घटेगी, और आपको पता है 1 2 3 स्टेप बढ़ेंगे तो 8.85 गुणे 10⁻⁹ -3। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये आपको फार्मूला दिमाग में रखना है। यानी कि बताने को क्या था, हम डायरेक्ट बता सकते थे आपको कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इतना होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये सब आपको पता होना चाहिए। वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट वी नो दैट, हम जानते हैं कूलम्ब कांस्टेंट, कूलम्ब के कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 गुणे 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। हम क्या करेंगे, हमें एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू उठाना है तो उसको उधर भेज देंगे और 9 गुणे 10⁻⁹ को बटे भेज देंगे। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई इंटू 9 गुणे 10⁻⁹, जहां पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर था वो उल्टा हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। पाई का मान पुट करेंगे, पाई 3.14, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो ऊपर बढ़ेंगे और 10⁻⁹ को ऊपर भेज देंगे तो -9 हो जाएगा। यहां से 10⁻⁹ को ऊपर भेज देंगे तो -9, 4 से काटेंगे तो 25 100। और आपको ध्यान रखना है कि 25 नीचे, अब 25 किसी से डिवाइड नहीं हो सकता है तो 9 को 314 से गुणा करेंगे, 25 से भाग कर देंगे। आप एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको लगेगा कि जब इसको डिवाइड करेंगे तो 884 यहाँ पर 4 आएगा, लेकिन 4 के बाद जो अगली संख्या आएगी वो 5 से बड़ी होगी, यानी कि 6 7 8 अप्रोक्सीमेटली जो भी आना है। तो कुल मिला के जो हमारा डिविजिबल यहाँ पर होगा वो 0.00884, अदरवाइज 7 8 कुछ भी आ सकता है, तो वो हो जाएगा 0.00885। आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आपका वैल्यू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर 0.00885 इंटू 10⁻⁹ अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डेसिमल। तो 1 2 3 स्टेप आगे बढ़ेंगे और आगे से जब पीछे की तरफ चलते हैं तो घात हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है, घट जाती है, और दशमलव हमेशा एक संख्या के बाद लगाया जाता है। तो 1 2 3, तो 8.85 गुणे 10⁻⁹ -9 -3 -12, और ये है एप्सिलॉन नॉट का मान। ये आपको ध्यान रखना है, कॉपी पर जरूर नोट कीजिएगा। अब इसको हम रफ किए देते हैं। आइए यूनिट और फंडामेंटल यूनिट कैसे निकालते हैं, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो मात्रक एंड मूल मात्रक कैसे निकालते हैं, उसके बाद विमा डायमेंशनल कैसे ज्ञात किया जाता है, और ये जो हमें निकालना है
ये किसका निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का। हमें एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, मूल मात्रक और विमा ज्ञात करना है। तो हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। सूत्र से, किसका सूत्र, कूलॉम के नियम का सूत्र, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई Q1 Q2 बटा F इंटू R स्क्वायर। 1/4 पाई जो मैंने बताया था वो आपका कांस्टेंट है, नियत है, और किसी भी नियत राशि का मात्रक और विमा नहीं होता है। यानी कि एप्सिलॉन नॉट के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। मात्रक लिखने पर राइट द यूनिट बोथ साइड। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 मतलब कूलॉम इंटू कूलॉम, F मतलब न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये जगह कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये आपका एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाएगा। ये अब हमें इसका मूल मात्रक निकालना है। मूल मात्रक कैसे निकालते हैं इसका मूल मात्रक? मूल मात्रक का मतलब होता है MKSA सिस्टम। ये चीज आपको ध्यान रखना है। M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकेंड, A मतलब एम्पियर। हमें MKSA सिस्टम में इसका मान ज्ञात करना है। तो जो MKSA सिस्टम में मात्रक निकाले जाते हैं उनको मूल मात्रक कहते हैं। आपने यहां पर देखा कि कूलॉम MKSA में मैच नहीं करता है, न्यूटन MKSA में मैच नहीं करता है, लेकिन मीटर MKSA में मैच करता है। तो इसलिए मीटर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, केवल कूलॉम और न्यूटन को चेंज करेंगे। तो अगर मैं कूलॉम की बात करूं तो कूलॉम किसका मात्रक होता है, Q का, और सूत्र क्या होता है, Q बराबर IT। तो मात्रक लिखेंगे तो कूलॉम बराबर I का मतलब एम्पियर इंटू T का मतलब सेकेंड, ये कूलॉम का मात्रक होगा। आपने लिखा कि एम्पियर A से और सेकेंड S से मैच करता है। अगर न्यूटन की बात करें तो न्यूटन किसका मात्रक होता है, F का, और सूत्र होता है F बराबर M इंटू A। F बराबर M इंटू A, कुछ याद आ रहा है? न्यूटन की गतिविधि का द्वितीय नियम पढ़ाऊंगा बहुत ही जल्दी। मात्रक लिखेंगे तो F का मतलब न्यूटन बराबर, M मतलब किलोग्राम, A मतलब त्वरण एक्सेलरेशन, वेग परिवर्तन की दर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा न्यूटन बराबर किलोग्राम मीटर, ऊपर भेज देंगे सेकेंड की पावर -2। ये आपका MKSA में कन्वर्ट हो जाएगा। मात्रक लिख देंगे इसके स्थान पर एप्सिलॉन नॉट बराबर कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट बराबर कूलॉम के स्थान पर एम्पियर इंटू सेकेंड का होल स्क्वायर, और अपॉन न्यूटन के स्थान पर किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2 और इंटू मीटर स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान देते रहिएगा, कठिन बिल्कुल नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, केवल कंसंट्रेट करने की जरूरत है। मैं यहां पर लिखे देता हूं एप्सिलॉन नॉट बराबर, आप देख रहे हैं ये हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर, ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर अपॉन किलोग्राम मीटर और मीटर स्क्वायर, मीटर की पावर 1, यहाँ पर कितनी पावर है 1, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो मीटर क्यूब और ये सेकेंड -2 बराबर किलोग्राम को ऊपर भेजेंगे तो किलोग्राम की पावर कितना हो जाएगा -1, मीटर को ऊपर भेज देंगे, मीटर को ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा मीटर की पावर -3, सेकेंड को ऊपर भेजेंगे, पहले एम्पियर को उतार लेंगे, एम्पियर स्क्वायर, और सेकेंड की पावर -2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 2, 2 into 4, तो सेकेंड की पावर कितना हो जाएगा 4। ये जो आपको मात्रक दिखाई दे रहा है इसको मूल मात्रक कहते हैं। ये MKSA में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि किलोग्राम का मतलब होता है M K, और मीटर का मतलब M, और एम्पियर का मतलब A, और सेकेंड का मतलब S। कंप्लीटली आपको MKSA सिस्टम में दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं मूल मात्रक। और अगर आप मूल मात्रक निकालना सीख जाते हैं तो यूं चुटकियों में डायमेंशन लिख लेंगे। देखिए कैसे, इसका विमान बहुत आसान है, बहुत आसान, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस एक बार आप हमारा पूरा वीडियो देखिए। देखिए मूल मात्रक लिखने के लिए हमें बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो हमने बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल किया,
किलोग्राम को मूल मात्रक में बीमार को लिखने के लिए इसको मैं रफ किए दे रहा है, आपने उतार लिया होगा। कुछ मैं बता दूं आपको, जैसे द्रव्यमान तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम, तो याद रखिए इसको हम लोग कैपिटल एम से लिखते हैं। दूसरा दूरी, लेंथ इसको कहते हैं लंबाई, यार इसको लंबाई भी कह सकते हैं, तो उसका मात्रक होता है मीटर और इसको हम लोग एल से लिखते हैं। तीसरा समय यानी कि मात्रक होता है सेकंड, इसको हम लोग कैपिटल टी से लिखते हैं। और हमारा चौथा होता है एम्पियर यानी कि जिसको बोलते हैं वैद्युत धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर और इसको हम लोग कैपिटल ए से लिखते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से एक और हमारी यूनिट होती है जिसको बोलते हैं ताप, मात्रक होता है केल्विन और इसको हम लोग थीटा से लिखते हैं या कभी कभी इसको हम लोग के से भी लिखते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, बिल्कुल कठिन है। अगर आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो फिर कुछ कठिन नहीं रह जाएगा। तो द्रव्यमान यानी किलोग्राम को कैपिटल एम से, लंबाई यानी मीटर को एल से, समय यानी सेकेंड को कैपिटल टी से, वैद्युत धारा एम्पियर ए से, ताप मतलब केल्विन को थीटा या कैपिटल के से लिखते हैं। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए कैसे लिखते हैं, किलोग्राम मतलब एम, तो एम की पावर -1, मीटर का मतलब एल की पावर -3, एम्पियर मतलब ए की पावर 2, सेकेंड मतलब टी की पावर 4 और ये रहा आपके सामने डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। हमने यहां से एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन ज्ञात कर लिया है और ये बहुत ही ज्यादा आसान है। बस आपको करना क्या है, इस वैल्यू को अपने दिमाग में रखना है। इतनी चीज नोटिस कर लीजिए, किसी भी राशि का आपको बीमा ज्ञात करना पड़े, आप उस राशि को यानी कि बीमा के बारे में अगर मैं आपको बता दूं संक्षेप में, तो बीमा को हमें जो मान या जो राशि दी जाती है उस राशि के मात्रक को किसमें कन्वर्ट करेंगे, एम के ऐसे पद्धति में, बस। और इसी को देकर हम क्या लिख देंगे, बीमा। बीमा निकालना बहुत आसान है, बस हमें राशि के मात्रक को एम के ऐसे पद्धति में नोट करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कूलाम के नियम के बारे में बताया, उसके कांस्टेंट के बारे में बताया और आज के नियम में आज के वीडियो में कूलाम का जो नियम था वो केवल एक वैक्यूम में दिखाया। मैं आपको आगे बताऊंगा कि यदि दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रख दिया जाए तो कूलाम के नियम पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने पहले बता दिया कि इसके लिए हमें एक डिफरेंशियल पढ़नी पड़ेगी, परावैद्युतांक। इसके लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।